दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 10 जुलाई, जो फटाफट एक एक करके खबरें निकल के आ रही जानेंगी। ब्रेकिंग न्यूज, राज्य दर राज्य विकास दुबे एनकाउंटर, विकास दुबे को लेकर जानेंगे और उसके साथ ही उनके पत्नी बेटे समेत तमाम सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, लखनऊ में बड़ी खबर निकल के जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर और जो आपको जानना बेहद जरूरी है वो है वैक्सीन। जी हाँ, कि आपके मन में चल रहा होगा क्या 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। इसको लेकर ICMR ने एक बड़ी जानकारी दी है और ऐलान किया है। अब फिर से उसके बारे में जानेंगे। और इसी बीच आयुर्वेद से होगा कोरोना का इलाज। जी हाँ, इंडिया और अमेरिका मिलकर शुरू करेंगे क्लिनिकल ट्रायल, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच PM मोदी बोले एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा काशी, बनेगा आत्मनिर्भर भारत का मॉडल। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे PM मोदी ने क्या कुछ लॉन्च किया। और इसके साथ ही बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, दिल्ली में हालात बेकाबू जो थे वो फिलहाल कंट्रोल में होने शुरू हो गए। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह की जो बातें थी वो पूरी तरीके से सही है और जो एक्शन था वो रंग लाती दिख रही है। इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच विकास दुबे ने पूछताछ में खुलासे क्या क्या किए हैं। यूपी STF के हाथे चढ़ा है तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्लाज्मा डोनेट किया, उसके बारे में जानेंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। CBSE की रिजल्ट को लेकर जानेंगे जो वायरल हो रहे हैं मैसेज, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मौसम के हाल भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,000 को पार हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 7,94,855 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो पिछले बात करें कन्फर्म केसेस की तो पिछले 24 घंटे में 25,800 के कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि 4,95,000 के करीब लोग स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि 21,623 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें महाराष्ट्र में तो कल 675 मामले सामने आए तो टोटल 2,30,000 के करीब संक्रमितों की संख्या हो गए हैं। तमिलनाडु में कल 4,231 मामले सामने आए तो टोटल 1,26,000 के आंकड़े हो गए हैं। दिल्ली में 2,187 मामले सामने आए तो टोटल 1,07,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। गुजरात में भी 861 मामले सामने आए तो टोटल 39,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1,206 मामले सामने आए हैं तो टोटल 32,362 आंकड़े हो गए हैं। कर्नाटका में कल 2,228 मामले सामने आए तो 31,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि तेलंगाना में 1,410 आए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,088 है तो आंध्र प्रदेश में 1,555 आए। राजस्थान में 500 मामले सामने आए तो टोटल 22,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। हरियाणा में 674 मामले सामने आए तो टोटल 19,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में 305 मामले सामने आए तो टोटल 16,300 के आंकड़े हो चुके हैं। असम में 568 मामले सामने तो टोटल 14,600 के करीब आंकड़े हो गए हैं। बिहार में 704 मामले सामने आए तो 13,900 के आंकड़े पार कर गए, यानी 14,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। इस बीच अगर उड़ीसा की बात करें तो 577 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कल 240 मामले आए। पंजाब में 233, टोटल 7100 हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 153 मामले कल सामने, टोटल 3600। उत्तराखंड में भी 47 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही। सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, यूपी में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक होगा लॉकडाउन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। मामलों के बीच एक बार फिर से पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक राज्य में पूर्ण लागू बंदी रहेगी। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो अपने आप में अब तक की बड़ी खबर, फिर से लॉकडाउन 2 दिनों के लिए लगने जा रहा है। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा, बेटा और नौकर महेश लखनऊ के कृष्णा नगर से गिरफ्तार। STF कर रही है पूछताछ। आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा, बेटा और नौकर महेश को भी लखनऊ के कृष्णा नगर से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों से STF पूछताछ कर रही है। बता दें कि कानपुर में CO समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे गुरुवार को फिल्मी अंदाज में उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 5 लाख के इनामी गैंगस्टर को पुलिस सेंटर में रखकर पूछताछ की जा रही।
152 घंटे बाद पकड़ा गया विकास अब पूरी तरीके से फिलहाल पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और पुलिस प्रशासन एक एक करके उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने यूपी एसटीएफ को फिलहाल सौंप दिया है। विकास यूपी एसटीएफ के हाथों में है और इस समय कानपुर, कल रात में ही वो निकल चुका और आज वो कानपुर में उसी घटना की जगह आएगा और हर एक चीज़ बताया जाएगा। इसके बारे में अब जानकारी आगे भी देंगे। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि क्या 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया बड़ा जवाब। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए गए कोरोना वैक्सीन क्या 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने ये साफ कर दिया है कि डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव की चिट्ठी लिखने का उद्देश्य सिर्फ जल्द से जल्द प्रक्रिया को शुरू करने और जल्द पूरा कर लोगों को इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन देना था। आईसीएमआर की तरफ से साफ कहा गया है कि चिट्ठी क्लिनिकल ट्रायल की गति बढ़ाने को लेकर थी ताकि ग्लोबल ट्रायल में भारत किसी वजह से पीछे न रह जाए और ये सब कुछ तय प्रक्रिया और गाइडलाइन के साथ हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि चिट्ठी का अर्थ था कि तेजी लाई जाए ताकि लोगों को इस महामारी में दवा मिल सके। हालांकि आपको बता दें कि आईसीएमआर ने यह भी दावा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता की एक लिमिट दे दी गई थी कि 15 अगस्त तक। हालांकि 15 अगस्त तक नहीं होगा तो 30 अगस्त तक होगा। उनका कहना है कि जल्द से जल्द काम तेज़ी के साथ चल रहा है और हमारे वैज्ञानिक तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आईसीएमआर ने स्पष्ट कहा कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द हम लाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि ट्रायल भी शुरू हो गया है। देश में रिकवरी रेट 62% से ज़्यादा है और ट्रायल भी 2 स्वदेशी वैक्सीन ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आयुर्वेद से होगा कोरोना का इलाज। इंडिया अमेरिका मिलकर शुरू करेंगे क्लिनिकल ट्रायल। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और इसके निदान के लिए लगातार शोध किया जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के दिशा में शोध कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा। इससे इधर भारत में कोरोना के इलाज को लेकर आयुर्वेद से भी समाधान ढूंढा जाएगा। इस बीच अब अमेरिका भी आयुर्वेद के जरिए कोरोना का इलाज ढूंढने के प्रयास में जुट गया। अमेरिका में भारत के राजदूत रतनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आयुर्वेद चलेगा पूरी दुनिया में। चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा काशी, बनेगा आत्मनिर्भर भारत का मॉडल। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों को और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद किया। पीएम ने कहा है कि मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर काशी के लोग हर जरूरतमंद तक पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के मॉडल और तौर पर काशी को देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के कुछ गैर सरकारी संगठन को प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा है कि ये भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है। कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। पीएम ने भोजपुरी से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हम काशी को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर मॉडल बनाएंगे और सबसे बड़ा यूपी का एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। इसी के जरिए भारत के हर जगह पर निर्यात किया जाएगा गंगा के जरिए। पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से एक न्यू काशी बनाने का ऐलान किया। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, विकास दुबे ने पूछताछ में बड़ा कबूलनामा किया। जलाना चाहता था पुलिस वालों के सब। आपको बता दें कि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों के शूट आउट पर बड़ा खुलासा किया। विकास दुबे ने बताया कि घटना के बाद घर के ठीक बगल में कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखा गया था, जिससे उनमें आग लगाकर सबूत नष्ट कर दिए जाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आग लगाने के लिए घर में गैलनों में तेल रखे गए थे। उन सब के 100 तेल से जलाने का इरादा था, लेकिन लाशें जमा करने के बाद उसे मौका नहीं मिला। फिर वो फरार हो गए और उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। इसके साथ ही विकास ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि गांव से निकले वक्त ज़्यादातर साथी जिधर समझ में आए उधर भाग गए। हम लोगों को सूचना थी कि पुलिस भोर सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड करने आ गई। हमने खाना भी नहीं खाया था।
जबकि सबके लिए खाना बन चुका था। तो ये अब बड़ी खबर निकल के आ रही, एक एक बातें वो स्पष्ट बता रहा है। उसने कहा कि घटना के अगले दिन मारा गया विकास का मामा जेसीबी मशीन का इंचार्ज था, लेकिन वो जेसीबी नहीं चला रहा था। रात में राजू नाम के एक साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में पार्क किया था। मामा को अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास दुबे ने कहा था कि चौबेपुर थाना ही नहीं, पास के थानों में भी उसके मददगार के जो तमाम मामलों में उसकी मदद करते थे। उसने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का मैंने बहुत ख्याल रखा, सबको खाना पीना खिलाना और दूसरी की मदद भी करता था। बता दें कि 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों को मारकर गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर से फरार था। इस तरीके से इसकी वारदात है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम केयर फंड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। दरअसल केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पीएम केयर फंड मामले में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे राहत कार्यों के लिए संवैधानिक निधियों का अस्तित्व उन अन्य निधियों को प्रतिनिधित्व नहीं करता जो शैक्षिक दान सत्कार करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड नाम के एक राहत कोष की शुरुआत की गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा पारदर्शिता और पैसे को लेकर सरकार से सवाल किए थे। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पीआईएल दर्ज करके इसकी जांच करवाने की मांग की है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा कोविड-19 के कारण प्रतिदिन आ पाएंगे केवल 500 तीर्थयात्री। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के बीच हिमालय में वार्षिक अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बार भगवान शिव की पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को गुफा तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि एक बार केवल एक मार्ग से ही औपचारिक यात्रा की अनुमति होगी। जम्मू और कश्मीर में स्थित अमरनाथ और वैष्णो देवी तीर्थस्थलों की यात्रा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय और जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने की संभावना थी। बैठक के बाद बताया गया कि इस वर्ष की तीर्थ यात्रा सीमित तरीके से आयोजित की जाएगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दान किया अपना प्लाज्मा, कहा देशवासियों की सुरक्षा करना सबका दायित्व। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को प्लाज्मा दान किया। गौरतलब है कि संक्रमण से उबर चुके लोगों से सरकार अपील कर रही है कि वो अपना प्लाज्मा दान करें, जिसमें संक्रमितों के इलाज में मदद मिल सके। उन्होंने कहा है कि देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। जून के पहले सप्ताह में भाजपा नेता और उसकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद दोनों लोग स्वस्थ हो गए थे। सिंधिया ने प्लाज्मा दान करते हुए अपनी तस्वीर को ट्विटर पर साझा किया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि संक्रमण का सामना करने में मैं और मेरे जैसे हजारों अन्य नागरिक जो स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट करके अन्य संक्रमितों के इलाज में मदद करनी चाहिए। देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सावधान हो जाएं, सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर वायरल हो रही ये सूचना है पूरी तरीके से फेक। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट तारीख को लेकर एक फेक अधिसूचना जारी हो रही है। इस अधिसूचना में बताया जा रहा है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 13 जुलाई व 11 जुलाई को जारी होंगे। यह अधिसूचना फेक है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों को लेकर इस तरह की कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वायरल हो रही यह अधिसूचना गलत है। आपको बता दें कि इनमें इससे पहले एएनआई ने भी रिजल्ट की तारीख को लेकर वायरल हो रही फेक अधिसूचना ट्वीट की थी। यानी आपके जो यूपी सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जो आने हैं ये 12 और 10वीं के 13 जुलाई को नहीं आने वाले हैं। तो आप इसको बात को समझ लीजिए, बिल्कुल भी फर्जी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। मौसम विभाग का जबरदस्त अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश का अनुमान। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई और राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 10 और 11 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 9 से 11 जुलाई के दौरान सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी हिस्से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 घंटे के दौरान
महेंद्रगढ़, बावल, ढोडल समेत तमाम जगहों पर भारी बारिश होने वाली। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि इसी महीने के आखिरी तक सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। प्रियंका ने भी खाली करने को तैयार। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में अपनी सरकारी बंगला इसी महीने के आखिरी तक खाली कर देंगी और कोविड-19 के हालात में सुधार होने पर लखनऊ चले जाएंगी। उनके करीबी सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। जानकारी मिली कि प्रियंका गांधी एक वैकल्पिक आवास की तलाश में है। लखनऊ में उनके लिए आवास तय हो गया है, जहां वो आने जाने वाले समय में रहकर यूपी में अपनी राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ाएंगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों को पीछे हटाने के बाद एक बार फिर आज बात करेगा भारत और चीन। दरअसल भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच अब शुक्रवार यानी एक बार फिर से आज सीमा मामले को लेकर वर्किंग मैकेनिज्म पर बातचीत होगी, जिसमें माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री की भी बातचीत हो सकती है इसमें। और पूरी तरीके से एलएसी पर किस तरीके से शांति व्यवस्था इसी तरीके से कायम रहे, इसको लेकर एक प्रतिबद्धता जताई जा सकती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,20,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,20,68,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 5,50,000 को पार कर गई। इस बीच अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 31,09,000 कन्फर्म केसेस हो चुके थे। लगभग 1,40,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 17,16,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। 60,000 के आंकड़े यहाँ पर भी मौत के पार हो गए। इंडिया में बात करें तो 7,90,000 करीब आंकड़े हो चुके हैं। तो वहीं बात करें अगर हम मृतकों की संख्या की तो 21,000 के आंकड़े पार कर गए। रसिया में भी 7,07,000 कन्फर्म केसेस, 11,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।